18th February 2022, the Hindu editorial, A Planetary Adjustment, पूरे पृथ्वी के लिए जो कि ग्रह है, पूरे ग्रह का एडजस्टमेंट. India must prioritize the transition to energy sources that do not upset the natural balance. भारत को प्राथमिकता देना चाहिए कि ऐसे एनर्जी के स्रोतों पे हम बदलाव करते हुए चले जाएं कि जो कि प्राकृतिक जो बैलेंस है उसको ना उल्टे. Prime Minister Narendra Modi, perhaps it's his first address this year on the theme of the environment, remarked that it was not the planet that was fragile, but people and their commitment to conserving nature. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि शायद पहला संबोधन था उनका इस साल में एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के थीम पर, उन्होंने ये टिप्पणी की कि हमारा ग्रह नहीं है जो कि जल्दी टूट सकता है या जल्दी टूटनशील है जिसको कह सकते हैं, लेकिन पीप जो लोग होते हैं और उनका जो कमिटमेंट है नेचर को, प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए, वो होता है फ्रेजाइल, वो जल्दी टूट जाता है. फ्रॉम जेम्स लवलॉक्स Gaia hypothesis that posited the interconnectedness of nature to Nobel laureate Paul Crutzen, who warned that chemical effluents were altering the planet's atmosphere and causing harmful climate change feedback effects. Many have made the case that humanity is in the Anthropocene era and is like a geological force that is shaping the planet's destiny. जेम्स लवलॉक की जो गाया हाइपोथेसिस आई थी, जिसने कि ये बात सामने रखी थी कि हमारी प्रकृति आपस में इंटरकनेक्टेड है, वहां से लेकर नोबेल प्राइज जीतने वाले पॉल क्रुटसन तक, जिन्होंने ये चेतावनी दी थी कि जो फैक्ट्रियों से जो एफ्लुएंट निकलते हैं, यानी जो फ्लो करके बाहर निकलते हैं चीज़ें, केमिकल्स, वो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को बदल रहे हैं और क्लाइमेट चेंज वाले फीडबैक इफेक्ट जो हैं, हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रहे हैं, उसका कारण बन रहे हैं. तो जेम्स लवलॉक से लेकर लॉरिएट पॉल क्रिटसन तक बहुत से लोगों ने ये केस बनाया है कि ह्यूमैनिटी जो है, यानी मानवीयता या मानव जाति, एंथ्रोपोसीन एरा में चल रही है और मानव जाति एक तरह का जियोलॉजिकल फोर्स है जो कि प्लैनेट के फ्यूचर को शेप कर रहा है. However, this gives the distorted sense that it is a vaguely defined planet that needs protecting, a notion reinforced by apocalyptic documentaries on melting glaciers. लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऐसा कहना कि लोग और उनका कमिटमेंट फ्रेजिल हैं, ये एक डिस्टॉर्टेड सेंस हमको दे रहा है कि हमको एक ऐसे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना जो कि वेगली डिफाइंड है, जो कि क्लियरली डिफाइंड नहीं है. और ये एक ऐसा थॉट है, एक ऐसा नोशन है, दिमाग में थॉट है जो कि और मजबूत हो जाता है ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज के द्वारा जो कि मेल्टिंग ग्लेशियर्स पे बनाई जाती हैं, जो कि एपोकैलिप्टिक डॉक्यूमेंट्रीज हैं, यानी कि जो उथल पुथल जो प्रकृति में आती है उसको दिखाती हैं. द ट्रूथ इज मोर कॉम्प्लेक्स. सच्चाई और भी ज़्यादा जटिल है. Man's embrace of agriculture, the dominance of wheat and rice as food crops, and the clearing of forest tracts caused the first major large scale changes to global climate, though their effects were apparent only over centuries. मानव ने जब एग्रीकल्चर को एम्ब्रेस किया, यानी कि एग्रीकल्चर का आलिंगन किया, और उसके बाद गेहूं और चावल को खाने के क्रॉप्स के रूप में डोमिनेट करवाया और जंगलों को क्लियर किया, तो इन तीनों चीज़ों को करने से
सबसे पहला बड़ा लार्ज स्केल चेंज आया ग्लोबल क्लाइमेट में। हालांकि उसके जो असर थे वो कुछ ही सेंचुरी से अभी देखे जा रहे हैं। यानी कि एग्रीकल्चर करने से पहले आदमी जो है कभी जंगल को क्लियर नहीं करता था। वो जो भी जंगल में उगता था उसी का उसी को खाने पीने के रूप में यूज करता था। लेकिन जब एग्रीकल्चर आया तो उसमें एग्रीकल्चर करने के लिए आपको जंगल साफ करना पड़ता है। और जंगल जब आप साफ करते हैं उसको उगाते टाइम आप व्हीट और राइस ज्यादा उगा रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज सबसे पहले आया। Atmospheric changes due to the dawn of the industrial age and the use of fossil fuels happened, relatively speaking, in the blink of an eye. ये जो इंडस्ट्रियल एज के डॉन होने से इंडस्ट्रियल एज के उदय होने से जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे हैं या जो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ है, ये तो एक पलक झपकते ही हो गया है अगर रिलेटिव सेंस में देखा जाए। क्योंकि समय का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है। इसमें जो इंडस्ट्रियल एज आई है या जहाँ पे हमने फॉसिल फ्यूल यूज़ करना शुरू किया है, ये तो एक पलक झपकने के बराबर है। What is common to both these eras is that those who suffered the most are the poor, or those with the least agency to shield themselves from a perturbed nature. लेकिन जो चीज़ कॉमन है इन दोनों एरास के बारे में, जिसमें कि इंडस्ट्रियल एज है या फिर जो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना है, उसमें कॉमन बात यह है कि जो लोगों ने सफ़र किया सबसे ज़्यादा वो गरीब लोग थे, या जो अपना इस डिस्टर्ब्ड प्रकृति के से अपना बचाव सबसे कम कर सकते थे, जिनके पास सबसे कम रास्ता था, सबसे कम जरिया था अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, एक डिस्टर्ब्ड प्रकृति से। लास्ट ईयर उत्तराखंड सॉ एन एवलांच ऑफ रॉक एंड आइस डिस्ट्रॉयड 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड कॉज्ड डेथ्स। पिछले साल उत्तराखंड ने देखा कि एक एवलांच आया जिसमें कि रॉक और आइस का ऊपर से गिरती है निकल के टूट के एकदम से, उसने डिस्ट्रॉय कर दिए 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और कई मृत्यु का वो कारण बना। The geology of the Himalayas, scientists have long warned, makes the region inhospitable to large mega engineering projects, and the several floods, landslides, and earthquakes over the years have underlined this time and again. हिमालय की जो जियोलॉजी है, यानी जो पृथ्वी के नीचे जमीन जिस तरह से मूव कर रही है, वैज्ञानिकों ने बहुत लंबे अरसे से चेतावनी दी है कि जो हिमालय की जियोलॉजी है वो इस क्षेत्र को इनहॉस्पिटेबल बना देती है मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो वेलकम नहीं करती है, और बहुत से फ्लड, लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक कई सालों के दौरान जो आए हैं उन्होंने अंडरलाइन कर दिया है इस चीज़ को बार बार समय समय पर। But while the earth rearranges itself, it does so in a manner that can be destructive and lethal to those least responsible for causing the disequilibrium. लेकिन जबकि अर्थ जो है अपने आप को फिर से रीअरेंज करती है तो वो इस प्रकार से रीअरेंज करती है कि वो उन लोगों के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, बर्बाद करने वाला हो सकता है, या मौत का कारण हो सकता है, लीथल हो सकता है, जो सबसे कम जिम्मेदार हैं इस डिसइक्विलिब्रियम को कॉज करने के लिए। Thus, if fragile were to mean a brittleness needing care, then it is people and animals that need protection than a vaguely defined planet. तो इसलिए अगर फ्रेजिल का मतलब ये है कि ये एक ऐसी जल्दी टूटने वाला लक्षण है जिसको कि केयर की ज़रूरत है, तो इस केयर की ज़रूरत लोगों को है और एनिमल्स को है, बजाय इसके कि एक प्लैनेट को जिसका कोई डेफिनेशन भी बहुत क्लियर नहीं है।
यानी हमें लोगों और एनिमल्स का प्रोटेक्शन करना बजाय इसकी प्लैनेट का प्रोटेक्शन करना है। इंडिया's position of climate justice is that it cannot be denied the right to rely on polluting fossil fuel to ameliorate the living conditions of most Indians who have limited access to reliable energy. क्लाइमेट न्याय पर भारत की जो पोजीशन है वो ये है कि भारत को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता कि वो पॉल्यूट करने वाले फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर करे, जिससे कि वो ज़्यादातर जो भारतीय हैं जिनके पास बहुत कम एक्सेस है, सीमित एक्सेस है निर्भर करने योग्य ऊर्जा के प्रति, उनके जो जीने की कंडीशंस को और आसान बना सकें, इसको इम्प्रूव कर सकें फॉसिल फ्यूल का यूज़ करके। Thus, India will continue to fire coal plants, raise forests for industry, and build roads in fraud geology. In other words, put the lives of millions of vulnerable at climate risk in the pursuit of economic development. और इस प्रकार से भारत जो है चलता रहेगा, कोल प्लांट्स को फायर करता रहेगा, यानी जिससे एनर्जी बनाई जाती है कोल से, जो जंगल है उसे काटता रहेगा इंडस्ट्री के लिए, और ऐसी जियोलॉजी में जो कि खतरनाक है वहाँ पर रोड बनाता रहेगा। दूसरे शब्दों में वो कई मिलियन जो लोगों की ज़िंदगियाँ हैं, जो वल्नरेबल ज़िंदगियाँ हैं, उनको क्लाइमेट के रिस्क पे डाल देगा अपने आर्थिक डेवलपमेंट के, आर्थिक विकास के की प्रक्रिया में, उसके परस्यूट में, उसके उसके अनुसरण में। India's commitment to net zero is set decades into the future at 2070। भारत का जो कमिटमेंट है कि नेट जीरो के लिए जो कमिटमेंट है कि जो हम नेट जीरो पॉल्यूशन करेंगे, वो कई दशकों दूर है, फ्यूचर में 2070 में रखा गया है इसको। Unknown unknowns characterize climate science, and India, given its size and population, will be disproportionately vulnerable। ऐसे जो कारण हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, जो क्लाइमेट साइंस और इंडिया दोनों को कैरेक्टराइज करते हैं, क्योंकि हमारे जो साइज है देश का, जो पॉपुलेशन है उसको देखते हुए, ये जो अनजान चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं है, ये इतनी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगी, ये कमज़ोर पड़ जाएंगी, डिसप्रोपोर्शनेटली अनुपात के बियॉन्ड वल्नरेबल हो जाएंगी, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी। It must accelerate and prioritize the transition to energy sources that are minimally perturbing to the natural balance, because, and on this, the science is certain, the planet, which may be in a form incomprehensible at present, will long outlast its current residents। तो भारत को ये चाहिए कि वो एक्सलरेट करे, तेज करे और प्राथमिकता दे ऐसे एनर्जी के स्रोतों पे बदलाव लाने के लिए जो कि जो हमारा प्राकृतिक बैलेंस है उसको कम से कम डिस्टर्ब करे, क्योंकि और इस बारे में विज्ञान भी बहुत निश्चित है कि ये जो प्लैनेट है हो सकता है कि ऐसे रूप में हो जो कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, इसको अभी समझा नहीं जा सकता, लेकिन भले इसको अभी समझा नहीं जा सकता, लेकिन ये प्लैनेट अभी यहाँ नहीं है। अभी जो लोग इस प्लैनेट पे रह रहे हैं ये काफ़ी लंबा उसके बाद भी चलने वाला है। यानी अगर हम इस प्लैनेट को अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम इस बात को मद्देनज़र ना रखें कि ऐसे भी चीज़ें, ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, ऐसे तथ्य हो सकते हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं अभी, तो हम इसके साथ खिलवाड़ ना करें, इसके एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ ना करें। और भले ही हम इस प्लैनेट को ठीक से हम जानते नहीं हैं पूरी तरह से कि इसका बैलेंस कैसे चलता है, लेकिन हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम एनर्जी सोर्सेज ऐसे यूज़ करें जो कि प्रकृति को ज़रा भी डिस्टर्ब ना करें।
इसी संबंध में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का के जो कमेंट आया है कि प्लैनेट नहीं है जो फ्रैजिल है, बल्कि लोग हैं, और उनका जो कमिटमेंट है कंजर्व नेचर को कंजर्व करने का, वो फ्रैजिल हो जाता है। तो लोगों का अगर कमिटमेंट फ्रैजिल नहीं होगा, वो नहीं टूटेगा, तो प्लैनेट अपने आप ही ठीक रहेगा। लोगों को अपने आप कमिट करना है कि वो नेचर को कंजर्व करें, उसको संरक्षित करें। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो आई है कि एग्रीकल्चर से भी पहले के एरा में, जो कि जैसे जंगल का एरा होता है, वो नेचर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंजर्व करता था। जंगल काटने से काफ़ी खतरे पैदा होते हैं, चाहे हम एग्रीकल्चर के लिए ही जंगल क्यों ना काट रहे हैं। नो रूम फॉर ब्रवाडो, एज लॉन्ग एज द वायरस इज इन वाइड सर्कुलेशन ग्लोबली, इंडिया शुड नॉट लोअर इट्स गार्ड। बहुत ही ब्रवाडो के लिए कोई जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि वायरस वाइड सर्कुलेशन में है पूरे विश्व में, भारत को अपना प्रोटेक्शन जो है नीचे नहीं करना चाहिए। Signaling the end of the third wave that began in the last days of 2021, the government on February 16 asked states to review and amend or end additional COVID-19 restrictions. ये संकेत देते हुए कि थर्ड वेव अब खत्म हो गई है, जो कि 20-21 के आखिरी दिनों में शुरू हुई थी, गवर्नमेंट ने फरवरी 16 को स्टेट से कहा है कि वो जो अतिरिक्त कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे उन्होंने, उसको फिर से रिव्यू करें, अमेंड करें, या उसको एंड कर दें, खत्म कर दें। Restrictions that hinder the free movement of people and economic activities may no longer be necessary, considering that the third wave seems to be truly coming to an end, the government noted. जो restrictions ऐसे हैं जो कि लोगों के और इकोनॉमिक एक्टिविटी को हिंडर करते हैं, उसको अड़चन लगाते हैं, अब शायद वो ज़रूरी नहीं है। ये मद्देनज़र रखते हुए कि थर्ड वेव ऐसा प्रतीत होता है कि सचमुच में वो ख़त्म होने को आ रही है, गवर्नमेंट ने ये बात नोट की है, यानी गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है। From less than 7,000 daily fresh cases in the fourth week of December 2021, and the number of cases began rising sharply in the last days of 2021 and increased exponentially before peaking on January 20, with over 340,000 cases recorded. 7,000 जो डेली फ्रेश केस आ रहे थे, वहाँ से लेके जो चौथे वीक में आ रहे थे 2021 में, जो केसेस का जो नंबर है रोज़मर्रा के, वो शार्पली बढ़ गया था 20-21 के आखिरी दिनों में, और वो एक्सपोनेंशियली बढ़ गया था इसके पहले कि एकदम पीक पे पहुंचा हुआ जनवरी 20 को, जिसमें कि 3,40,000 केस रिकॉर्ड किए गए थे एक ही दिन में। द डिक्लाइन इन डेली फ्रेश केसेस टू विटनेस्ड अ शार्प फॉल आफ्टर पीकिंग। रोजमर्रा के फ्रेश केसेस में जो गिरावट आई है, उसने भी शार्प गिरावट देखी पीक करने के बाद। But relying entirely on daily fresh cases might give a misleading picture, as the government revised the testing strategy on January 10, which makes only those with symptoms and certain at-risk contacts of laboratory confirmed cases eligible for a test. लेकिन पूरी तरह से डेली फ्रेश केस पे निर्भर करना हो सकता है कि इससे गलत मिसलीड करने वाली पिक्चर मिले, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी टेस्टिंग स्ट्रेटजी को, टेस्टिंग के रणनीति को रिवाइज कर दिया था जनवरी 10 को, जो केवल उन्हीं सिम्टम्स को, उन्हीं लोगों को जिनके सिम्टम्स हैं या जो कुछ चंद रिस्क पर कॉन्टैक्ट्स हैं, लेबॉर्ट्री के जो कंफर्म केसेस के साथ जो कॉन्टैक्ट में आए हैं, उनको ही एलिजिबल ठहराया था टेस्ट के लिए। द सेल ऑफ सेल्फ टेस्ट किट्स सोल्ड इन मेनी सिटीज, बट द रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स बाय द यूजर्स वाज पुअर। सेल्फ टेस्ट किट्स की जो सेल है वो बढ़ गई थी बहुत सी सिटीज में, लेकिन उसके रिजल्ट्स की जो रिपोर्टिंग है यूजर्स के द्वारा, वो बहुत पुअर है। In addition, the mild nature of the disease in many fully vaccinated and previously infected people might have led to complacency and reluctance to get tested. और इसके अलावा ऐसे लोग जो कि पूरी तरह से वैक्सीनेट हो गए थे
या पहले इन्फेक्ट हो चुके थे और इस वजह से उनकी इम्यूनिटी थी, उनमें जो डिजीज का नेचर था वो माइल्ड था, उससे शायद एक कॉम्प्लेसेंसी की भावना आ गई होगी। यानी कॉम्प्लेसेंसी की भावना वो होती है जब हम बहुत आश्वस्त हो जाते हैं मन ही मन की जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, और उससे टेस्टिंग के लिए एक रिलक्टेंस आ गई होगी, लोग टेस्ट नहीं करवाना चाहते होंगे। डिस्पाइट द लिमिटेशंस इन द मेजरमेंट ऑफ केसेस, the sustained decline in the number of cases and in the positivity rate since the third wave peaked does indicate that the third wave is nearing its end. इसके बावजूद कि केसेस के मेजरमेंट में ये सीमाएं रख दी गई हैं, इसके बावजूद जो लगातार केसेस का नंबर डिक्लाइन हो रहा है, नीचे आ रहा है, और पॉजिटिविटी रेट भी नीचे आ रही है जब से थर्ड वेव ने पीक किया था, ये ज़रूर ये बात इंगित करती है कि थर्ड वेव अब अपने ख़त्म होने के पास है। For the first time since the third wave peaked, the 7-day average test positivity rate nationally fell below 5% on February 12. पहली बार जब से तीसरी वेव पीक पे गई थी, 7 दिन का जो एवरेज टेस्ट पॉजिटिविटी रेट था पूरे नेशन में, वो 5% से नीचे आ गया था फरवरी 12 को। इट वॉज 3% ऑन फरवरी 16, और फरवरी 16 को ये 3% पे आ गया था, ये था। But 16 states still report a 7-day average test positivity rate above the national average. लेकिन 16 राज्य हैं जो कि अभी भी अपने 7 दिन की एवरेज टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को राष्ट्रीय एवरेज से ज़्यादा दर्शा रहे हैं। इट इज़ वेरी हाई इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, मिजोरम, उड़ीसा एंड केरला। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो है, यानी जितने टेस्ट कराए जाते हैं उसमें से पॉजिटिव कितने डिक्लेयर होते हैं कोरोना के लिए, वो जो रेट है पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा है 28.8% पे। यानी 28 जितने भी लोग, हर 100 लोग जो टेस्ट कराने जा रहे हैं उसमें से 28.8% लोग को कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हो रहे हैं। मिजोरम में 26.2 है, उड़ीसा में 19 है और केरल में 18.4% है। The true indicator that India has reached the fag end of the third wave is reflected in the reduced number of hospitalizations. जो सचमुच का इंडिकेटर है कि भारत जो है थर्ड वेव के एकदम आखिर में पहुंच गया है, ये बात इससे रिफ्लेक्ट हो रही है कि हॉस्पिटलाइजेशंस का नंबर कम हो गया है। The waning of the third wave caused by the extremely infectious Omicron variant should be no reason to lull India into complacency. थर्ड वेव का कम हो जाना, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस संक्रमणकारी ओमिक्रॉन वेरिएंट के द्वारा कारित किया गया था, ये कारण नहीं होना चाहिए कि भारत जो है एक कॉम्प्लेसेंसी में सो जाए, एक अपने आश्वस्त होकर सो जाए कि अब कुछ नहीं है। The notion that India's enhanced surveillance, manpower, and infrastructure can fight any possible COVID-19 waves in the future not only reeks of overconfidence but is also dangerous. ये दिमागी सोच कि भारत का जो सर्वेक्षण बढ़ गया है और जो भारत में जो मैन पावर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो शायद किसी भी संभव कोविड-19 की वेव जो फ्यूचर में आएंगी उससे फाइट कर सकता है, ये न केवल इससे बदबू आ रही है ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस की, ओवर कॉन्फिडेंस की, बल्कि ये खतरनाक भी है। Viruses continuously evolve, and what shade and characteristics the next variant will have, and the impact it will have, even in a population which has a large proportion of people fully vaccinated and or naturally infected, is unknown. वायरसेस जो होते हैं वो लगातार इवॉल्व होते हैं, और क्या वो शेड ले लेंगे और क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेंगे, अगला वेरिएंट जो आएगा, और क्या असर होगा उसका एक ऐसी पॉपुलेशन में भी जो कि इसके कि बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन लोग जो है पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं, और या फिर नेचुरली इन्फेक्टेड हैं, उन पे क्या असर होगा ये अभी भी हम नहीं जानते। Such bravado a year ago
before the deadly second wave driven by the Delta variant resulted in large-scale loss of lives and badly impacted the livelihood of millions in India. ऐसी जो झूठी बहादुरी है, बहादुरीपूर्ण शब्द बोलना, एक साल पहले जो किया गया था, तो इसके पहले की जो मारक सेकेंड वेव आ गई थी, जो कि डेल्टा वेरिएंट के द्वारा ड्राइव की गई थी, उससे काफ़ी बहुत बड़ा लार्ज स्केल में जिन जिंदगियों का खात्मा हुआ और कई मिलियन लोग जो भारत में हैं उनकी लाइवलीहुड पे, उनकी जीविका पे बहुत खराब असर पड़ा. As long as the virus is in wide circulation in a large percentage of world population, India should not lower its guard even when all restrictions to free movement are removed and economic activity is fully restored. जब तक कि वायरस जो है विस्तृत सर्कुलेशन में है, घूम रहा है, एक काफ़ी मात्रा में परसेंटेज में वर्ल्ड की पॉपुलेशन के, भारत को अपना प्रोटेक्शन, अपनी सिक्योरिटी को नीचे नहीं करना चाहिए. भले ही सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन जो फ्री मूवमेंट पर लगे हुए हैं वो हटा दिए जाएं और आर्थिक एक्टिविटी को पूरी तरह से वापस कर दिया जाए, उसके बावजूद भी भारत को अपना प्रोटेक्शन नीचे नहीं करना चाहिए और सतर्कता को ख़त्म नहीं करना चाहिए.